क्या आप अंधेरे से डरते हैं? उन फुसफुसाहटों से जो रात के सन्नाटे में गूंजती हैं, जब परछाइयां इतनी गहरी हो जाएं कि अपने ही अस्तित्व पर शक होने लगे। तब क्या होगा? एक गांव पहाड़ों की ओट में छिपा हुआ, जहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। लोग गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे एक एक कर। उनके शरीर खोखले होते जा रहे हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनसे उनकी सारी जान निचोड़ ली हो। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्राचीन अभिशाप है। एक ऐसा राक्षस जो इंसानी वसा पर जीता है, उनकी रूह को खाता है। क्या कोई इसे रोक पाएगा या ये अंधेरा हमेशा के लिए फैल जाएगा? काल दास्तान में आज रात सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कपा देगी। क्या आप तैयार हैं इस भयानक सच का सामना करने के लिए? पहाड़ों की गोद में बसा पचामामा, धरती माँ के आशीर्वाद से घिरा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था विल्लो। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, प्रकृति पर निर्भर और अपनी पुरानी परंपराओं से बंधे हुए थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से विलो पर एक अजीब सी निराशा छा रही थी। फसलें ठीक से नहीं उग रही थीं, पशु बीमार पड़ रहे थे और गांव में गरीबी पैर पसार रही थी। इस गरीबी ने सबसे ज्यादा तंग किया था एक युवक को, जिसका नाम था अमर। अमर अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसके बूढ़े माँ बाप और छोटी बहन का पेट भरने की जिम्मेदारी उसी पर थी। लेकिन उसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया था। जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी सूख गई थी और उसने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। कर्जदारों के ताने और परिवार की भूखी आंखें उसे अंदर से खोखला कर रही थीं। वो अक्सर रात को आसमान की ओर देखकर भगवान से कोई चमत्कार होने की प्रार्थना करता था। एक रात जब अमावस्या की काली रात में चांद भी बादलों के पीछे छिपा था, अमर निराश होकर गांव के बाहर एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति के पास बैठा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले उसे लगा कि यह हवा का शोर है, लेकिन फिर वो स्पष्ट हुई। क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो युवक? अमर ने चौंक कर चारों ओर देखा। कोई नहीं था। उसे लगा कि वो थक कर वहम कर रहा है। कौन है? उसने डरते डरते पूछा। मैं वही हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी करीब से। तुम्हारी निराशा मुझे दिख रही है, तुम्हारा दर्द मैं महसूस कर रहा हूं। अमर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी उसने देखा कि मूर्ति के पीछे से एक आकृति निकल रही है। आकृति धुंधली थी, जैसे हवा से बनी हो, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं लाल अंगारे की तरह। वो लंबा और दुबला था। उसके कपड़े पुराने अंधेरे में भी अजीब से काले दिख रहे थे। एक अजीब सी ठंडी हवा अमर के चारों ओर फैल गई, जिससे उसे अपने बदन पर सिहरन महसूस हुई। तुम कौन हो? अमर ने साहस करके पूछा। मैं एक मित्र हूं जो तुम्हें उस दलदल से निकाल सकता है जिसमें तुम फंसे हो, उस आकृति ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मीठी मीठी नमी थी जो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती थी। तुम्हें बस एक छोटा सा समझौता करना होगा। अमर के दिमाग में उम्मीद की एक किरण जगी। वो इतनी बुरी हालत में था कि उसे उस पल किसी भी चीज से किसी भी कीमत पर निकलने की जरूरत थी। कैसा समझौता? उसने पूछा। मैं तुम्हें धन दूंगा, सुरक्षा दूंगा, वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, आकृति ने कहा। तुम्हारी फसलें अच्छी होंगी, तुम्हारे पशु स्वस्थ रहेंगे और तुम्हारा कर्ज चुका दिया जाएगा। बदले में तुम्हें बस मुझे समय समय पर एक छोटी सी भेंट देनी होगी। अमर को अजीब लगा, लेकिन वो इतना हताश था कि उसे लगा ये भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है। कैसी भेंट? उसने पूछा। आकृति थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, एक छोटा सा अंश, तुम्हारा सार। अमर समझा नहीं। सार? हाँ, तुम्हारा जीवन का सार, आकृति ने कहा। तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें कमजोर नहीं करेगा। बस एक छोटा सा हिस्सा जिसे तुम महसूस भी नहीं करोगे, और बदले में तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अमर ने एक पल सोचा,
उसे लगा कि यह कोई आध्यात्मिक भेंट होगी, जैसे कोई प्रार्थना या कोई छोटा बलिदान। उसकी आंखों के सामने अपने परिवार के भूखे चेहरे घूम गए। मैं तैयार हूं, उसने कहा। आकृति के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई जो अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। बहुत अच्छे, उसने कहा। अब तुम अपनी किस्मत को बदलते हुए देखो। अगली सुबह जब अमर उठा तो उसे अपने घर में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। उसकी मां ने बताया कि सुबह सुबह उनके घर के दरवाजे पर एक बड़ा थैला मिला था जिसमें ढेर सारा पैसा था। अमर की आंखें फटी रह गईं। ये वही पैसा था जितना उसने कर्ज ले रखा था, और थोड़ा और। शुरुआत में अमर को लगा कि ये कोई अच्छा सपना है, लेकिन फिर उसने अपनी जमीन देखी जो सूखी पड़ी थी। उस पर अचानक से हरी भरी फसलें उगाई थीं। उसके पशु जो बीमार थे अब स्वस्थ और फुर्तीले दिख रहे थे। गांव वाले हैरान थे। अमर की किस्मत अचानक से बदल गई थी। अमर ने अपने कर्ज चुका दिए, अपने घर की मरम्मत कराई और अपनी बहन के लिए नए कपड़े खरीदे। उसकी मां के चेहरे पर सालों बाद मुस्कान लौटी थी। अमर उस आकृति को अपना शुभचिंतक, अपना देवदूत मानने लगा। उसे लगा कि उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अमर की समृद्धि बढ़ती गई। उसकी फसलें गांव में सबसे अच्छी थीं। उसके पशु दुगने हो गए। उसने एक बड़ा घर बना लिया और अब वो गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक था। गांव वाले उसकी किस्मत पर अचंभित थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस समृद्धि के पीछे एक भयानक अनकही कीमत छिपी थी। शुरुआत में अमर को उस समझौते का कोई बुरा असर महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आसपास कुछ अजीब बदलाव महसूस करने शुरू किए। गांव में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी थी, खासकर रात में। कभी कभी उसे एक अजीब सी मीठी सी गंध आती थी, जैसे किसी मांस के जलने की, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वो कहां से आ रही है। और कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसे अंधेरे से देख रहा है, एक भयानक अदृश्य शक्ति। फिर गांव में घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी पेड्रो अचानक गायब हो गया। पेड्रो गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था जो कभी भी गांव से बाहर नहीं जाता था। लोग परेशान थे। उन्होंने पेड्रो को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसका घर खाली पड़ा था, जैसे वो कभी वहां रहा ही ना हो। इसके बाद कुछ और लोग बीमार पड़ने लगे। ये बीमारियां अजीब थीं। लोगों का शरीर कमजोर पड़ने लगा। वे पतले होते गए, जैसे उनके अंदर का जीवन ही सूख गया हो। उनकी आंखें धंस जाती थीं और वे दिन ब दिन दुर्बल होते जाते थे। गांव के पारंपरिक चिकित्सक दोनिया एलिना ने अपनी सारी कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे लोग कुछ दिनों में मर जाते थे। उनके शरीर बस एक खोखला खोल बनकर रह जाते थे। अमर, जो अपनी समृद्धि में डूबा था, पहले इन घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे लगता था कि ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन जब उसके कुछ दोस्त भी बीमार पड़ने लगे और फिर गायब होने लगे, तो उसके मन में डर पैदा होने लगा। एक रात जब वो अपने नए बड़े घर में बैठा था, उसे अचानक अपने बदन में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। उसकी मांसपेशियां दर्द करने लगीं और उसे लगा जैसे कोई उसकी जान निचोड़ रहा हो। उसने अपनी हथेली पर देखा। उसकी हथेली पर एक काला निशान उभरा था जो पहले नहीं था। ये वही जगह थी जहां उस आकृति ने उसे छुआ था। अमर को उस रात नींद नहीं आई। वो अपने कमरे में घूमता रहा। उसके दिमाग में भयानक विचार घूम रहे थे। क्या ये उसकी समृद्धि का नतीजा था? क्या उस आकृति ने उसे धोखा दिया था? अगली सुबह जब अमर उठा तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें थोड़ी धंसी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीलापन था। उसे लगा कि वो बीमार हो रहा है। उसी दिन एक और गांव वाला गायब हो गया। इस बार गांव में हाहाकार मच गया। लोगों ने अब डरना शुरू कर दिया था। वे जानते थे कि कुछ तो गलत हो रहा है। अमर को अब समझ में आने लगा था। वो अजीब सी ठंडक, वो मीठी गंध, वो महसूस करना कि कोई उसे देख रहा है, ये सब उस आकृति की उपस्थिति के संकेत थे। क्या वो सच में लोगों के जीवन का सार चुरा रहा था? अमर का मन अब घृणा और भय से भर गया था। उसे अपनी मूर्खता पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए एक शैतान से समझौता कर लिया था।
अब उसे उस आकृति का असली रूप जानना था और उसे रोकना था। एक रात अमर ने उस आकृति को खोजने का फैसला किया। वो उसी टूटी हुई मूर्ति के पास गया जहां वो उससे पहली बार मिला था। रात गहरी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अमर ने इंतजार किया। उसे नहीं पता था कि उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन वो तैयार था। कुछ देर बाद वही ठंडी हवा चलने लगी। फिर अंधेरे से वो आकृति निकली। इस बार वो पहले से ज्यादा स्पष्ट थी और उसका रूप और भी भयानक था। वो एक लंबा दुबला प्राणी था जिसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। उसके हाथ अजीब से पतले और नुकीले थे, जैसे किसी शिकारी के पंजे हों। उसके शरीर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी जो अमर को उल्टी करने पर मजबूर कर रही थी। तुम यहां क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? उस आकृति ने एक धीमी फुसफुसाती आवाज में कहा। क्या तुम और समृद्धि चाहते हो? अमर के अंदर गुस्सा भर गया। तुम कौन हो? उसने चिल्लाया। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम लोगों को मार रहे हो। आकृति हंसने लगी, एक भयानक दिल को दहला देने वाली हंसी। धोखा? मैंने तुम्हें वही दिया जो तुमने मांगा था मेरे दोस्त। मैंने तुम्हें धन दिया, सुरक्षा दी। बदले में मैंने बस एक छोटी सी भेंट ली। तुम जीवन चुराते हो? अमर ने कहा। मुझे पिश्टैको कहते हैं, आकृति ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा गर्व था। मैं वसा खाता हूं जीवन का सार। यह मेरी प्रकृति है। तुम लोगों का जीवन मेरी शक्ति है। अमर की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। पिश्टैको। उसने एंडीज की पुरानी कहानियों में इसके बारे में सुना था। एक भयानक राक्षस जो इंसानों के शरीर से वसा और जीवन का सार चुराता है, उन्हें खोखला कर देता है। लेकिन उसने सोचा था कि ये सिर्फ कहानियां हैं। तुम इसे रोकोगे? अमर ने कहा। रोकूंगा? पिश्तैको ने मजाक उड़ाते हुए कहा। यह मेरी प्रकृति है। तुम मेरे साथ समझौता कर चुके हो मेरे दोस्त। तुम मेरी शक्ति का स्रोत हो। तभी पिश्तैको के पीछे से एक और भयानक चीज दिखाई दी। एक गहरा गड्ढा था जिसमें से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। पिश्तैको ने अमर को अपने नुकीले हाथों से पकड़ लिया और उसे गड्ढे की ओर खींचने लगा। अमर ने विरोध किया, लेकिन पिश्तैको की शक्ति अकल्पनीय थी। गड्ढे के अंदर अमर ने एक भयानक नजारा देखा। वहां कई नग्न पतले शरीर पड़े थे। उनके शरीर पर काले निशान थे और उनकी आंखें खाली थीं। ये वही लोग थे जो गांव से गायब हुए थे और वही लोग जो बीमार होकर मर गए थे। उनकी त्वचा ढीली पड़ गई थी और उनके शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। पिश्तैको ने इन शरीरों पर अपने हाथ रखे और फिर एक अजीब सा अनुष्ठान शुरू किया। उसने कुछ पुरानी भाषा में मंत्र पढ़ने शुरू किए और फिर उन शरीरों से एक धुंधली सुनहरी चमक निकली जो पिश्तैको के शरीर में समा गई। अमर समझ गया। पिश्तैको इंसानों के शरीर से उनकी वसा और जीवन का सार सोख रहा था, उन्हें खोखला कर रहा था और फिर उनके शवों को फेंक रहा था। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये एक भयानक अलौकिक हत्या थी। नहीं! अमर चिल्लाया। उसने पूरी ताकत से पिश्तैको को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो हिलने का नाम नहीं ले रहा था। पिश्तैको ने अमर के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान बिखेरी। तुमने अपनी किस्मत बदली मेरे दोस्त, पिश्तैको ने फुसफुसाते हुए कहा। अब मैं तुम्हारी किस्मत बदलूंगा। पिश्तैको ने अमर के सीने पर अपने नुकीले हाथ रखे। अमर को लगा जैसे उसकी जान निकल रही हो। एक भयानक दर्द उसके शरीर में फैल गया। उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां पिघल रही हैं, उसकी मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पिश्तैको को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आवाज गले में अटक गई। धीरे धीरे अमर का शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें धंस गईं। उसे लगा जैसे वो अंदर से खाली होता जा रहा है। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। का सार, उसकी वसा, उसकी ऊर्जा सोख रहा था। अमर की आखिरी सांस निकल गई। उसका शरीर एक खोखला खोल बनकर रह गया, जैसा उसने गड्ढे में देखा था। पिश्तैको ने उसे दूर धकेल दिया और अमर का निष्प्राण शरीर जमीन पर गिर गया। पिश्तैको ने एक संतोष भरी सांस ली, जैसे उसने एक स्वादिष्ट भोजन किया हो। उसकी आंखें और भी चमकने लगीं और उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। कुछ महीने बाद विलो गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे
और जो बचे थे वे बीमार और कमजोर थे। गांव में एक अजीब सा भय फैल गया था। उसी समय एलिसा नाम की एक युवा मानव विज्ञानी एंडीज में घूम रही थी। वो पुरानी लोक कथाओं और रहस्यमयी घटनाओं का अध्ययन कर रही थी। उसने विलो गांव के बारे में सुना था कि वहां लोग अचानक गायब हो रहे थे और एक अजीब बीमारी फैल रही थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने गांव की ओर रुख किया। एलिसा जब गांव पहुंची तो उसे लगा जैसे वो किसी भूतिया जगह पर आ गई हो। सड़कें खाली थीं, घर वीरान पड़े थे। जो थोड़े बहुत लोग बचे थे वे डरे हुए थे। उनकी आंखें खाली थीं और वे किसी से बात नहीं कर रहे थे। दोनिया एलिना गांव की पारंपरिक चिकित्सक, जो अब खुद भी कमजोर हो चुकी थीं, ने एलिसा को गांव की दुखद कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे लोग गायब हो रहे थे, कैसे वे अजीब बीमारियों से मर रहे थे और कैसे अमर जो कभी बहुत समृद्ध था वो भी गायब हो गया था। एलिसा को कुछ अजीब लगा। वो कहानियों में हमेशा से ऐसी घटनाओं के बारे में सुनती थी लेकिन उन्हें कभी भी सच नहीं मानती थी। उसने गांव के आसपास जांच शुरू की। उसने गायब हुए लोगों के घरों का दौरा किया, उनके सामान की जांच की। एक दिन जब वो अमर के पुराने घर की जांच कर रही थी तो उसे अमर की पुरानी डायरी मिली। डायरी में उसने अपनी किस्मत बदलने के समझौते के बारे में लिखा था, उस आकृति के बारे में, और कैसे उसने अपनी समृद्धि की कीमत चुकाई थी। उसने पिश्तैको के बारे में भी लिखा था, अपनी आखिरी रातों के डर और उस भयानक रहस्योद्घाटन के बारे में जब उसने पिश्तैको को अपने शिकार को खाकर देखा था। एलिसा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डायरी में अमर ने अपने डर और अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष के बारे में लिखा था। उसने पिश्तैको के संचालन की विधि का भी वर्णन किया था, कैसे वो लोगों की वसा और जीवन ऊर्जा को सोखता था, उन्हें खोखला कर देता था। डायरी में आखिरी पन्ने पर अमर ने कांपते हाथों से लिखा था, यह राक्षस है, यह अंत नहीं है, यह जारी रहेगा। एलिसा को अब सब समझ में आ गया था। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये पिश्तैको का अभिशाप था। वो कोई बीमारी नहीं फैला रहा था बल्कि लोगों को उनके जीवन से वंचित कर रहा था। एलिसा ने दोनिया एलिना से बात की। उसने उन्हें पिश्तैको की कहानी बताई, डायरी के बारे में बताया। दोनिया एलिना की आंखों में भय और निराशा थी। उन्होंने कहा, यह सच है। हमारे पूर्वजों ने पिश्तैको के बारे में चेताया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। एलिसा ने गांव को बचाने का फैसला किया। उसने गांव वालों को इकट्ठा करने की कोशिश की, उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश की। लेकिन गांव वाले इतने डरे हुए थे कि वे कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। वे अब सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे थे। एक रात जब एलिसा गांव के बाहर उसी मूर्ति के पास थी जहां अमर पिश्तैको से मिला था तो उसे वही ठंडी हवा और मीठी गंध महसूस हुई। उसने देखा कि अंधेरे से पिश्तैको निकल रहा था। वो अब पहले से ज्यादा मजबूत और भयानक दिख रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसके शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। एलिसा जानती थी कि वो पिश्तैको से लड़ नहीं सकती। वो सिर्फ एक मानव थी और पिश्तैको एक अलौकिक शक्ति थी। लेकिन वो भाग भी नहीं सकती थी। उसे कुछ करना था। पिश्तैको ने एलिसा को देखा, उसकी आंखों में एक शिकारी की चमक थी। वो उसके करीब आया। एलिसा ने अपनी सारी ताकत लगाकर चिल्लाई, तुम हमें खत्म नहीं कर सकते, हम जीवित रहेंगे। पिश्तैको हंसने लगा, एक भयानक क्रूर हंसी। तुम भोली हो लड़की, उसने कहा। मैं हमेशा रहूंगा। मैं इस धरती का हिस्सा हूं। जब तक यहां जीवन है तब तक मैं रहूंगा। पिश्तैको ने एलिसा की ओर अपना नुकीला हाथ बढ़ाया। एलिसा ने आंखें बंद कर ली। उसे पता था कि ये उसका अंत है। गांव विलो अब पहले से भी शांत था। जो थोड़े बहुत लोग बचे थे वे अब बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी पीलापन था। पिश्तैको अभी भी वहां था। गांव के बाहर उसी टूटी हुई मूर्ति के पास कभी कभी एक मीठी सड़ी हुई गंध आती थी। कभी कभी रात में एक अजीब सी ठंडी हवा चलती थी जो गांव के लोगों को अंदर तक कंपा देती थी। और कभी कभी अंधेरे से एक भयानक अदृश्य शक्ति उन्हें देखती थी, इंतजार करती थी। पिश्तैको अब भी शिकार कर रहा था। गांव में एक नया बच्चा पैदा होता था और कुछ ही दिनों बाद उसका शरीर भी कमजोर पड़ने लगता था।
एक नया आगंतुक आता था और कुछ ही हफ्तों बाद वो भी गायब हो जाता था। पिश्तैको का आतंक एक चक्रीय प्रकृति का था। यह कभी खत्म नहीं होता था। यह सिर्फ छिप जाता था, इंतजार करता था और फिर से हमला करता था। विलो गांव पिश्तैको के लिए एक अंतहीन दावत बन गया था, एक भयानक शाश्वत आतंक की जगह। और इस आतंक से बचने का कोई रास्ता नहीं था। पिश्तैको अंधेरे में सक्रिय था, हमेशा शिकार करने के लिए तैयार।